था कोई अंदाजा। और आज पहले दिन जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से वो विदा हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने जिस तरह से आज काम किया है, वही ठसक, वही अंदाज, कोई भी ऐसा इंडिकेशन आपको नहीं मिल रहा था कि दरअसल इतना बड़ा निर्णय आने जा रहा है जो अब से 25 मिनट पहले आया है। तो आखिर क्या वजह है? स्वास्थ्य कारण एक जायज कारण हो सकता है और जाहिर है कि वो अगर इस वक्त 75 के होने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य की समस्या से बहुत से लोग जूझते हैं, वो जूझ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में तो चलता रहता है, कोई इस तरह से वो हमेशा के लिए बेड रिडन हो ऐसा नहीं है। वो स्वस्थ है और काम करने की स्थिति में हैं और आप उनको बोलते हुए सुनिए, आप उनके अंदाज को परखिए तो आप पाएंगे कि कोई ऐसी वजह तो है ही नहीं कि स्वास्थ्य है। लेकिन उन्होंने लिखा है तो उसे तो बहरहाल मानना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चीजें इसके बियॉन्ड भी कुछ हैं। उस बारे में बहुत से लोग आने वाले कुछ घंटों में आपको चर्चा करते हुए नजर आएंगे मकसूद। हाँ, और सवाल दरअसल इसलिए भी है कि मॉनसून सेशन का आज पहला दिन है, बहुत सारे बिल सरकार की तरफ से लाए जाएंगे, बहुत से अहम मसलों पर चर्चा भी होनी है। आज पहले दिन पूरी तरह से एक्टिव भी थे। जो उन्होंने लिखा है वो लेटर में इस वक्त सामने है कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला चिकित्सक की सलाह को लेकर वो कैसे संविधान के अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए वो ये त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन कैसे इसे देखें, थोड़ा सा इंतजार तो खैर हमें करना ही होगा क्योंकि एक संवैधानिक पद पर वो हैं। लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूं आपसे वो ये कि मॉनसून सेशन के पहले ही दिन ये इस्तीफा होना, क्या इससे सदन की कार्रवाई कुछ प्रभावित हो सकती है क्या? दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा के महाभियोग लाने को लेकर आज हलचल तेज थी, सिग्नेचर्स हो रहे थे सांसदों की तरफ से इस महाभियोग पर कि वो लाया जाए सदन में। संजीव, देखिए, जस्टिस वर्मा वाली जो बात है वो तो अपने आप में इस तरह से भी याद की जाएगी कि अगर कोई सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहे और बहुत ज़्यादा इस मसले को उठाया तो वो धनखड़ साहब थे। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने कई दफ़े राज्यसभा में ये बातें कही कि अगर एक किसी सामान्य व्यक्ति के घर ऐसा होता तो क्या होता और वगैरह वगैरह। लेकिन वो क्या मसला उनके इस्तीफे से सीधा जुड़ता है, अभी इस वक्त समझ में नहीं आती है बात। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा होता, और मार्क कीजिए इस बात को मकसूद, कि अगर वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा होता तो संसद सत्र के शुरू होने के पहले हो गया होता, एक दिन पहले हो गया होता, 2 दिन पहले हो गया होता। संसद सत्र का पहला दिन और पहले दिन वो काम करें और उसके बाद कहे कि जी स्वास्थ्य कारणों से अब मैं नहीं आ सकता हूं, ये अपने आप में समझ में थिंग्स डोंट ऐड अप। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताएं कि उप सभापति की व्यवस्था है। उप सभापति इस वक्त आप जानते हैं हरिवंश जी हैं और बहुत से मौक़ों पर वो बैठते हैं। पहला दूसरा घंटा सभापति के तौर पर धनखड़ साहब रहते थे और उसके बाद फिर वो चले जाते थे। ओम बिरला साहब भी यही करते हैं, वहाँ भी उपसभापति हैं, वहाँ भी डिप्टी स्पीकर है, वो पैनल है वहाँ पर बहुत से स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा एक पैनल है और जो वरिष्ठ सांसद होते हैं या कुछ लोगों को उस स्पीकर पैनल में चुन लिया जाता है और वो भी ऑफिशिएट कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलती है। मान लीजिए अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो खराब स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर के पास जाया जाता है और वो तो इलाज चल ही रहा था उनका, तो ऐसे में कोई इस्तीफा तो दे दिया जाता है। मैं मतलब हो सकता हो कि मैं पूरी बात को उस तरह से कॉम्प्रिहेंड न कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जो है अपने आप में एक ऐसी वजह नहीं लग रही है, पर कुछ और वजहें हो सकती हैं। क्या वो वजहें हैं? आज मैं देख रहा था लोकसभा में जिस तरह से कार्रवाई कंडक्ट की गई और जिस तरह से राज्यसभा में कंडक्ट की गई, कहीं ना कहीं एक दिक्कत सी दिखी मुझे, क्योंकि वो कंट्रोल करने की स्थिति में है क्या, क्योंकि बार बार विपक्ष को मौका मिल जाना, सरकार को लगता है कि कैसे मिल गया ये मौका। तो ये तमाम बातें राज्यसभा में ज़्यादा अग्रेसिव, मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण भी हो गया वहाँ पर जो कि लोकसभा में राहुल गांधी नहीं बोल पाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि कंपैरिजन में बाद में देखी जाएंगी, लेकिन सरकार ये एक जाहिर है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अब सरकार की होगी और नए तरीके से फिर चीज़ों को अरेंज करना होगा। लेकिन मॉनसून सत्र के बीच में या फिर किसी सत्र के बीच में राष्ट्रपति का, इस उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा हो जाए, ये अनहर्ड है और जाहिर है कि इसमें कुछ और बातें हैं जो शायद इस वक्त हम लोगों को पता नहीं है। जी।
राशिद अल्वी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जरा उनसे बात कर लेते हैं। संजीव प्लीज आप हमारे साथ बने रहेगा। राशिद अल्वी जी, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की खबर आ रही है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। आज ही मॉनसून सेशन का पहला दिन था, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं धनखड़ साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ, शायद 20 साल से, अब इससे 25 साल से या इससे भी ज्यादा। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं हो सकता है। वो सुबह से शाम 4 बजे तक राज्यसभा में आराम से बैठी थी, तो ऐसा अचानक कैसे तबीयत खराब हो सकती है कि जिसकी बुनियाद पे वो इस्तीफा दे? मुझे लगता है कोई दबाव है उनके ऊपर, और ये सच्चाई बहुत जल्द देश के सामने आ जाएगी। लेकिन ये मैं पुख्ते तौर पे कह सकता हूँ कि ये हेल्थ की बुनियाद पे इस्तीफा नहीं है, कि उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। कोई बड़ी बात है और कोई उनके ऊपर दबाव है। अब किसका दबाव है, क्या मामला है, ये तो कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा कि, और अब बड़ा सवाल ये भी है कि मेरे ख्याल से उनके रहने के मकान, उनकी पेंशन, इन सब पे भी सवालिया निशान लगेगा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब कहा नहीं जा सकता, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन निश्चित तौर से कोई दबाव मुझे नजर आता है। किस तरह के दबाव का आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, दबाव तो सरकार की तरफ से हो सकता है। कोई ऐसा तो है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई मामूली शख्सियत नहीं है कि कोई आम आदमी कोई दबाव डाल सके। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है। क्योंकि इस बात का इल्म नहीं, इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सब लोग तो मीडिया के लोग हैं, जल्द ही आप सब लोग इसका पता चला लेंगे कि क्या मामला है और किस दबाव में इस्तीफा दिया गया है। हाँ, अलवी साहब, लेकिन लगातार जिस तरह की वो बयान उनके आया करे, अब तक हमने देखे हैं, सुने हैं, बेबाक राय वो रखते रहे हैं अपनी, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कोई और सरकार से जुड़ा ऐसा मुद्दा रहा हो जिसको लेकर विपक्ष लगातार क्रिटिसाइज करता रहा हो। हर जगह उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी है। देखिए, बात उन्होंने रखी है, लेकिन वो हमेशा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे। गवर्नमेंट के जो व्यूज रहे हैं उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इस पे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता, ये उनका अपना मामला है। उनसे तो एक्सपेक्ट सिर्फ इतना ही किया जाता है कि राज्यसभा की कार्रवाई ऑनेस्टी के साथ चलाए। बाकी हर आदमी की अपनी राय होती है, उनकी भी अपनी राय हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस्तीफा देना, आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है कि जो आदमी 4 बजे तक सुबह से लेके बैठा हो, कार्रवाई कर रहा हो, राज्यसभा के अंदर चेयर कर रहा हो, और अचानक एकदम उसकी खबर आई कि हेल्थ बुनियाद पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कम से कम मेरी समझ से बाहर है ये बात। तो मुझे तो ये यकीन है कि कोई बड़ा दबाव है जिनकी बुनियाद पे उन्होंने इस्तीफा दिया। और जो खबरें आ रही हैं आपके पास भी होंगी कि दोपहर के बाद से बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी, सरकारी मीटिंग्स चल रही थी। अब वो कैसी मीटिंग थी, क्या मामला थे, ये तो अभी तक किसी को नहीं पता चला। अलवी साहब, आप दबाव का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर आप कहने से बच रहे हैं। लेकिन क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो, पिछली दफा कभी किसी उपराष्ट्रपति की तरफ से कोई इस्तीफा हुआ? क्योंकि एक लंबी फहरिस्त में ये कहीं नजर आ नहीं रहा। इससे पहले वेंकैया नायडू ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। मोहम्मद हामिद अंसारी साहब तो 10 साल तक रहे थे यूपीए के टेन्योर से, जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ था 2007 से। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, उससे पहले कृष्णकांत, उससे पहले के.आर. नारायणन। तो लंबा एक फहरिस्त, इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आपकी नजर में हो? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी वाइस प्रेसिडेंट ने किसी भी वजह से, किसी भी कारण से इस्तीफा दिया। वाइस प्रेसिडेंट ने अपने टर्म पूरे किए हैं, और बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने जी, ऐसे भी हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। जाकिर साहब प्रेसिडेंट बने, राधा कृष्णन जी प्रेसिडेंट बने, तो ये पहली बार हुआ है। और अभी तो उनका आधा टर्म करीब करीब बाकी है। 27 तक, वो अगस्त 27 तक
वाइस प्रेसिडेंट रह सकते थे, तो अभी तो 2.5 साल का आधा ही टर्म पूरा हुआ है। तो इस वक्त इस्तीफा देना हेल्थ बुनियादों पर बिल्कुल समझ से बाहर है। इसलिए देखिए, वक्त के साथ साथ पता चलेगा क्या मामलात हैं, क्या सच्चाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया राशिद अदौरी साहब, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष यहां पर रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए न्यूज रूम से। संजीव, कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अदौरी साहब वो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई दबाव शायद उन पर हो। हालांकि किस तरह का दबाव हो सकता है इसको लेकर उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन वो दबाव का जिक्र लगातार यहां पर करते रहे। लेकिन मैं पूरी यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट चेक कर रहा था, मुझे एक भी एग्जाम्पल ऐसा इसमें दिखा नहीं। हालांकि 4 ऐसे नाम मुझे नजर जरूर आए जो कि उपराष्ट्रपति से आगे चलकर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आखिर जो थे वो के आर नारायणन साहब थे कि वो राष्ट्रपति बने उपराष्ट्रपति से आगे चलकर। लेकिन सवाल इसको लेकर है कि बीच में जब अचानक से इस्तीफे का हो जाना, तब उसको लेकर देखे सवाल तो उठेंगे। जितने मुंह उतनी बातें वो हम कहते हैं ना, और भले ही आप उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दें, आगे आने वाले वक्त का इंतजार भी करना होगा, लेकिन फिलहाल तो उपराष्ट्रपति का जो पद है देश में वो खाली है इस इस्तीफे के बाद, ये सच है। देखिए, जहां तक सवाल उपराष्ट्रपति के पद का है तो उसका महत्व और उसका दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन उसकी उपयोगिता जो होती है वो उपयोगिता उपराष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी के संदर्भ में ज्यादा होती है। उपराष्ट्रपति का होना अपने आप में सम्मान की बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो काम दिए गए हैं संविधान में, उसमें राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में ही उपराष्ट्रपति की भूमिका वैसे देखी जाती है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की दूसरी भूमिका का सवाल आता है, और वो है कि वो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के वो सभापति हैं, उस भूमिका में वो जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उसी तरह से वो उनकी भूमिका होती है राज्यसभा में। और जो चेयरमैन के तौर पर उनकी भूमिका होती है वो एक पॉलिटिकल भूमिका हो जाती है। अमूमन हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इन सबों को राजनीति से थोड़ा ऊपर रखते हैं, लेकिन जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जब वो सभापति की कुर्सी पर बैठते हैं तो कई दफे उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आप हम पर कम ध्यान देते हैं, आप सत्ता पक्ष की ज्यादा सुनते हैं, आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। उस वक्त उनकी जो भूमिका होती है वो थोड़ी राजनीतिक हो जाती है। राजनीतिक भूमिकाएं अमूमन रही हैं वाइस प्रेसिडेंट्स की, स्पीकर्स की, इससे कहीं कतई इनकार नहीं है। अब रहा सवाल धनखड़ साहब का। धनखड़ साहब देखिए, ऐसा है कि ये पॉलिटिशियन थे और अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इनका पॉलिटिशियन होना जो है वही इनको इस पद तक लेकर के आया था। वो शुरुआत में 90 के दशक के उस वक्त वो राज्य लोकसभा जीत करके भी आए थे 89 में संभवतः। उसके अलावा ये भी है कि वो लगातार विधानसभा राजस्थान में भी सदस्य रहे थे, थोड़ी एक छोटे से काल के लिए वो मंत्री भी रहे थे केंद्र में। और जब वो बने थे, आप याद करें, गवर्नर बंगाल के, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया जिसके तहत उन्होंने इतना सक्रिय किया राजभवन को कि राजभवन की शिकायतें ममता बनर्जी ले लेकर दिल्ली पहुंचा करती थी। और एक तरह से लोग जब वो बने थे वाइस प्रेसिडेंट तो कह रहे थे लोग, और ये तो जाहिर है कि अघोषित तरीके से ही कहा जाता है, लेकिन कहा जा रहा था कि उनकी सक्रियता का उन्हें अवार्ड मिला है। और जिस तरह से वो बने हैं उपराष्ट्रपति, कल को वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जागृत कर दिया। और उसके बाद तमाम जो राजभवन देश के हैं वो भी उस तरह से उनकी ही तर्ज पर काम करने लगे। और कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, राज्य सरकार कौन सी गड़बड़ी कर रही है, ये तमाम चीज़ें पकड़ने की पहले तो अमूमन राजभवन क्या होता था, बहुत ही शांत और ऐसा लगता था कि एक सेरेमोनियल उसकी एग्जिस्टेंस है। लेकिन धनखड़ साहब की मौजूदगी ने कमाल का एक चेंज लाया था और वो वेस्ट बंगाल से होते हुए पूरे देश में फैल गया था। और वहाँ से वो पहुँचे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर। और जब उपराष्ट्रपति बने तो कहा जाने लगा कि ये ऐसे विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं कि ये तो बिना प्रेसिडेंट बने मानेंगे नहीं। और बहुत लोग मानते थे कि हो सकता है कि ही माइट बी वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट्स। लेकिन अचानक से अभी अपना कार्यकाल, और जिसमें कि 11 अगस्त जैसा कि he has cited medical grounds for this resignation. So how do you see it? Well, first of all, I mean, I wish him the best of health, because I am, in a sense, saddened because I have a very good relationship with him. In fact, I know Dhankar Saab for what, 30-40 years.
We were paired with each other, we were paired against each other in matters. And we have a bonhomie between us that is quite unique. And I always respected him, and he always respected me. In fact, he has been to some family occasions of ours. So I am saddened, and I hope that he is healthy and he has a long, long life, and I wish him well. We may have had differences in respect to our political views or on opinions, and I would I would articulate my opinions, and he would also respond. But at a personal level, we had a very strong bond. And whenever I needed time to speak in the House, I met him personally in his chamber. And he never refused me and gave me a little more time than is otherwise available to independent members of Parliament. The other thing about Dhankar is that he doesn't hold anything back. Whatever he feels, whatever is in his heart, he speaks with clarity. And it is his view of the Constitution that he believes in, may be contrary to other people's viewpoint, but he stood always by his viewpoint. So I'm sad that he's left us, and I won't be seeing him in the House anymore, but for me it's a sad occasion, and I wish him well. That chair was always the loudest when we look at the chairman of the Honorable Vice President, that is the Speaker in the Rajya Sabha, so the upper house of the Parliament. When we talk about the tenure of Vice President, he will have to serve up to 2027. What reasons, sitting on this chair, sir, will you cite for this resignation, sir? No, I am not going to speculate reasons as to why he has resigned. He has said that it is because of health reasons. So I don't want to speculate. But yes, I can say this, that he perhaps was one of the most proactive chairmen of the Rajya Sabha that we have seen over the years. And he would always persuade members on this side and that side to work with each other, for ultimately we work for the country. And he always advised us to do so. We have different perceptions, so sometimes that advice was not followed for reasons that are obvious. But be that as वरिष्ठ वकील पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल को आप सुन रहे थे, जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दे रहे थे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी। संजीव, आज आपके पास आऊं, आप इस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले कुमार गौरव का इस पर एक रिएक्शन में जरूर चाहूंगा। ठीक है संजीव, फिर आप ही इसका जवाब दे दे, कुमार अभी है नहीं हमारे साथ। संजीव, आज दिन के वक्त में जब राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी, आपको याद होगा एक इंसिडेंट का मैं जिक्र करूंगा, आप प्लीज अगर आप इसे चाहें तो आप इसे मेंशन करें और इस पर कुछ आप रिएक्ट करें। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा था और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वो भी अपनी बेंच पर खड़े हुए और उसके बाद से ये उनकी तरफ से कहा गया कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि आप जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो एक रिएक्शन देते हुए। क्या मुझे इसका यहां पर जिक्र करना चाहिए और क्या इसको क्या ये रिलेवेंस है आज जो हमने देखा सदन में? अमूमन रिकॉर्ड में क्या जाएगा नहीं जाएगा वो आसंदी पे जो बैठे होते हैं स्पीकर की, वही ये सब तय करते हैं। और आज मॉनसून सेशन का पहला दिन था और आज जगदीप धनखड़ चेयर पर मौजूद थे। संजीव, देखिए, विपक्ष की लगातार दोनों सदनों में ये मांग थी कि चर्चा आज ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर होनी चाहिए और उसके बाद SIR के सवाल पर होनी चाहिए। और जाहिर है अपने मुद्दे लेकर के पिछले 2-3 दिनों से बैठकें कर रहा था विपक्ष और वो ये चीज़ें चाहता था। तो हम लोग इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सुबह से ही हंगामा सदन में चालू हो जाएगा। जब ये पहले से ही एक्सपेक्टेशन होती है मकसूद, तो उस वक्त देखा ये जाता है कि कितनी डेफ्टली आप हैंडल कर लेते हैं इस पूरे सिचुएशन को जब आप सभापति या स्पीकर के तौर पर प्रिजाइड कर रहे होते हैं।
और कई दफ़े तो चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, कई दफ़े ऐसा लगता है कि जैसे सिचुएशन जो है वो ओवर पावर कर रही है जो व्यक्ति बैठे हुए हैं स्पीकर की चेयर पर। दोनों जगहों पर ये हालात आए, लेकिन ऐसा हमने देखा कि लोकसभा में राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और राजनाथ सिंह जी ने जो कहना था सरकार की तरफ से वो कहा। प्रधानमंत्री भी थे थोड़ी देर के लिए लोकसभा में और हंगामा हुआ, फिर सेशन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा में राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो अपनी तरफ से कि हम हर चीज़ के लिए चर्चा के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए और वो नहीं बोल पाए, वो बोलने उन्हें नहीं दिया गया और वो अपनी बात क्या कहते नहीं कहते, सरकार को कितना नुकसान होता उन्हें नहीं बोलने दिया गया और ये प्ली ली गई कि अभी क्वेश्चन आवर चल रहा है और इस वक्त पर केवल वो लोग बोल सकते हैं जो कि प्रश्न अपना लगा चुके हैं। अब इस स्थिति को जरा पलटिए और आप राज्यसभा में चलिए। तो राज्यसभा में ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात विपक्ष रखने में सफल हुआ और वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रॉपर जो बयान था वो हुआ और जो बात आप संदर्भ में ला रहे हैं, जाहिर है ये बात तो कहना चाहिए चेयरमैन की तरफ से ना, चेयरमैन को, बिल्कुल जी हाँ, कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी कि ये कहने का जो अधिकार है ये केवल और केवल चेयर का है कि नीचे में होता क्या है कि नीचे में कुछ रिकॉर्ड कीपर्स बैठे हुए रहते हैं जो बहुत तेजी से लिखते चले जाते हैं, जो हिस्टोरिकली अभी भी प्रिजर्व्ड है। हर सेशन में क्या हुआ था उसको लिख करके अपने हाथों से प्रिजर्व किया जाता है और ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। तो नीचे जो बैठे हुए होते हैं रिकॉर्ड कीपर्स, जिन्हें संसदीय भाषा में रिपोर्टर्स बोला जाता है, वो लिखते रहते हैं कौन क्या बोल रहा है और उनका लिखा हुआ माना यह जाता है कि वो रिकॉर्ड पर जा रहा है, क्योंकि उसी का संकलन जो है वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में चला जाता है और इतिहास का संदर्भ वही बनाता है जो बार बार कहा जाता है कि सन इतना में ये हुआ था, सन इतना में उन्होंने ये कहा था, वो रिकॉर्ड कीपर्स। तो उन्होंने जब ये कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तो वो एक इंस्ट्रक्शन होता है उन रिकॉर्ड कीपर्स को, उन रिपोर्टर्स को, कि आपको जो फला कह रहे हैं वो लिखना नहीं है, जो चिला कह रहे हैं उन्हीं की बातें लिखनी है। ये स्पीकर को कहना चाहिए, सभापति को कहना चाहिए, क्यों कर जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं वो कहे, क्योंकि शायद चेयर वो नहीं कह पा रहा था और उन्होंने अपनी तरफ से ये बातें कहीं। पर ये पहली दफ़ा ये भी हुआ था, ये बात सच है कि पहली दफ़ा हुआ नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर नड्डा साहब कह रहे थे और सामने वाले को कह रहे थे और ये बात हम लोगों ने वीडियो में देखा भी है। अब ये सब वजह हैं क्या वो अपने कार्य में बहुत दक्ष और क्या वो स्वास्थ्य उनको परेशान कर रहा था, समझ में बात तो नहीं आ रही है, लेकिन ये अपने आप में एक संदर्भ में घटना है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बहुत से अलग दूसरे लोग भी चर्चा करेंगे। और रहा सवाल ये कि उनकी अपनी भूमिका, तो मैंने हमेशा पाया कि वो बड़े ही एक एरुडाइट तरीके से, पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे ही, कमाल के लॉयर थे, तो जाहिर है कि उनकी अपनी भूमिका, जब चेयर पर वो बैठते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा जो है वो एक एरुडाइट, एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति की तरह सामने आती है। पर उनका एक बायस है क्या, इस पर बहस होती रहती थी हमेशा। अब क्या हो रहा है, क्या उनके कार्य को लेकर के कोई बात थी, लेकिन ये बात तो उनके इस्तीफे से जाहिर नहीं होती है और हमें ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य कारण दिए गए हैं, पर जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव था या इस तरह की बातें, ये सब कयासों के दायरे में है, अटकलों के दायरे में है। जो मैनर ऑफ द डिसीजन है, जो फैसले का तरीका है, वो प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। देखिए, अगर स्वास्थ्य कारण है तो जाहिर है कि एक दिन पहले इस्तीफा हो गया होता। स्वास्थ्य कारण पहले दिन है और स्वास्थ्य कारण अगर है भी तो उसके लिए अस्पताल है, उसके लिए इस्तीफा नहीं है। तो ये यहाँ पर जो बातें हैं ना, ये थोड़ी सी बस समझ में नहीं आ रही हैं। चीजें हो सकती हैं और इसीलिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर संजीव खड़े हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतलपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। 2 साल का कार्यकाल बाकी था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। 11 अगस्त को भी 3 साल उनके पूरे होते। आज 21 जुलाई है, मॉनसून सेशन का पहला दिन है और अचानक से इस्तीफे की खबर आ गई स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं, सच्ची बात तो ये है कि संजीव जैसा कह रहे थे, मैं उनकी भावना समझ रहा हूं। ये बहुत चमत्कृत करने वाला फैसला है। उनका व्यक्तित्व जो गवर्नर के तौर पर बंगाल में रहा और जो यहाँ भी रहा, और जो जैसा वो सुप्रीम कोर्ट को अभी हाल में चैलेंज करते हुए बहुत ऐसे मामलों में मिले जो सरकार
को आप कह सकते हैं एक सहारा देते थे और सुप्रीम कोर्ट को कठिनाई में डालते थे। उस सब रोल के बाद आज का ये फैसला चकित करता है। अगर ये उसकी प्रतिक्रिया में है जो नड्डा साहब ने किया आज, वो भी ऐतिहासिक है। ऐसा इसके पहले इतना खुलेआम स्पीकर के रोल में कोई मतलब सदन का सदस्य चला है और वो भी सरकारी पार्टी से, और इस तरह से बोल दे, ये असाधारण था। लेकिन क्या उस असाधारण व्यवहार की प्रतिक्रिया है ये, अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि स्वास्थ्य के कारण हो, स्वास्थ्य भी कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जो कई बार इस तरह के नतीजों में जाता है। स्पेकुलेट करना मुश्किल हो रहा है कुल मिला जुला के, क्योंकि गवर्नर के तौर पे जो उन्होंने रोल निभाया था वो मतलब उसे क्या कहा जाए, वो भी बहुत ही असाधारण था। इस तरह से गवर्नर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन जाया करते, लेकिन वो लगभग वैसे ही भूमिका में वहां थे। उसके बाद जब वो यहाँ आए जहां अभी थे और जहां से अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, यहाँ भी उनका अभी तक पूरा एटीट्यूड ऐसा था जैसे आप कह सकते हैं कि लगभग उसी श्रेणी में था जो पद के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और कई बार उस पर मतलब कॉलमिस्ट जितने हैं वो भी लिखते रहे हैं, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इसको क्रिटिक के दायरे में रखते रहे, और जो संविधान से संबंधित व्याख्या करने वाले लोग हैं वो भी उनके इस व्यवहार से चकित थे, लेकिन उतने ही चकित आज इस व्यवहार से भी है। और समझ में नहीं आ रहा मेरी भी कि एग्जैक्टली कैसे इसको डिफाइन किया जाए कि वो एकाएक इस स्थिति में या इस फैसले पर कैसे पहुंचे। क्या जो उन्होंने शब्द लिखे हैं इस्तीफे में वही सच है या उसके पीछे कोई दूसरा बहुत बड़ा सच है? लेकिन इसी समय हम कुछ और चीजें भी देश में घटती हुई देख रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि गडकरी साहब के बहुत सारे बयान जो है वो आप कह सकते हैं कि सरकार ऐसे उनके हमेशा 3-4 महीने 5 महीने में कुछ अनइजीनेस वाले बयान आते थे, लेकिन इधर उनमें कंटिन्यूटी है। हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत समय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही है जी। ऐसी पार्टी जो, और कई प्रदेशों में और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति है। एक सरकार वहां है लेकिन उस सरकार को कोई फैसले नहीं लेने दिए जाते। यहाँ पुलिस कमिश्नर पुलिस के जो चीफ है उत्तर प्रदेश में तीसरी बार है कि वो कार्यकारी भूमिका में है, यानी उनकी नियुक्ति को जो प्रदेश का नेतृत्व चाहता है उसको सेंटर नहीं चाहता। तो ऐसे कुछ चीजें हो रही हैं इस दल में जिसके पीछे बहुत बड़ी सफलताएं हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व है, 3 बार लगातार चुन के आना है, 2 बार तो उसमें अकेले बहुमत लाना है, तीसरी बार भी 240-41 सीटें हैं, और विभिन्न राज्यों में जिनमें वो लोकसभा में कमजोर भी थे फिर विधानसभाएं उन्होंने जीत ली हैं जी। चुनाव आयोग उन्होंने अपनी मनमर्जी का बना लिया है। इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं कि सब उनके हाथ में है। क्रोनी कैपिटलिस्टों की पूरी जमात कहा जाता है उनके पक्ष में है। तो सब चीजें अनुकूल होने के बाद किसी किस्म का कोई विद्रोह पनप रहा हो पार्टी में या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी भी कोई संभावना नहीं दिखती। तो इस सब को बहुत मुश्किल है एनालाइज करना, सच्ची बात तो ये है। और एकाएक आपके यहाँ से जब बुलावा आया तो मैं भी देख रहा था इन सूचनाओं को, लेकिन सच्ची बात यह है कि समझ में नहीं आया। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके पीछे एग्जैक्ट क्या वजह हो सकती है, ये नहीं समझ में। चूंकि आपने इतने सारे इंसिडेंट्स का जिक्र किया, तो क्या ये पहला इस्तीफा एक नई राजनीतिक रणनीति तैयार जो हो रही है या होगी, ये उसका पहला कदम है? क्योंकि आपने सीरीज ऑफ इवेंट्स आपने यहां पर वो जिक्र कर दिया उनका, एक साथ इतने सारे इवेंट्स का जिक्र करते हुए उनमें बयान भी है और कदम भी है। देखिए, राजनीतिक पत्रकारिता में शंकाएं हमेशा रिपोर्टर्स और उनके मन में होती हैं और उनको व्यक्त भी किया जाता है। टिप्पणीकार भी ऐसा करते हैं। कई बार ये सीक्वेंस सही हो जाती है और कई बार ये अटकल होती है और फेल भी हो जाती है। तो अभी जो चीजें हमारे सामने हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर हम एक दिशा देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत स्थायी भाव से नहीं कहा जा सकता और अधिकार पूर्वक भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा ये खतरा हमेशा बना रहता है पॉलिटिकल एनालिसिस में, और ये खतरा है क्योंकि उनका व्यक्तित्व एकदम इसके विलोम स्वरूप में हमने देखा है, उपराष्ट्रपति रहते हुए भी और राज्यपाल रहते हुए भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे भी देखा है राजनीति में कि हम उनके बारे में एक धारणा बनाए रहते हैं
और वो हमें चमत्कृत कर देते हैं। अब देखेंगे आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड होते हैं और ये चीज कैसे समझ में आती है कि सचमुच में इसके पीछे क्या है। जी शीतल जी प्लीज हमारे साथ बने रहिए। क्या कुमार गौरव मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक, चले कुमार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। संजीव, पूरा पॉलिटिकल करियर की हम बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ की, लेकिन नजरों में आए या फिर कहें सुर्खियों में आए जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जिस तरह से वो एक्टिव रहे, उसके बाद वो सीधे उपराष्ट्रपति की दौड़ में रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति बने। लेकिन 3 साल पूरे होने से पहले उनका अचानक से यूं इस्तीफा जाहिर हैरान तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। वक्त के साथ इनके जवाब आएंगे, लेकिन लगातार सरकार को मजबूती देते हुए, सरकार को डिफेंड करते हुए, और बाकी कोई और अगर संस्था है संवैधानिक, अगर अलग अलग स्तंभ के तौर पर हम उन्हें देखें तो लगातार उनको क्रिटिसाइज करते हुए या फिर उन पर सवाल उठाते हुए वो नजर आए हैं। पिछले दिनों हमने ये देखा है। जी हाँ, बिल्कुल, और ये उनकी अपनी एक पहचान बन गई थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लाइन से दूर नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ मौक़ों पर तो कुछ सवाल खड़े ज़रूर किए, जिसने कि असहज किया सरकार को, और ये उनकी अपनी फितरत थी, उनका अपना अंदाज था। लेकिन आज ये वजह हो, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आज की बात अगर मैं आपको बताएं तो आज तो कमाल की बात है, 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, आप जानते हैं वो समिति ऐसी होती है कि पहले दिन बैठक जब होती है और करीब करीब हर सप्ताह उसकी बैठक होती है, तो उस बैठक में जो फ्लोर लीडर्स होते हैं, यानी कि जो प्रमुख नेता होते हैं सभी दलों के, वो सभापति के साथ बैठ करके क्या क्या कार्रवाई चले, कैसे कैसे चले, किन मुद्दों पर बहस हो, डिस्कशन हो, कौन सा मुद्दा कब टेकअप हो, कार्य मंत्रणा उस पर होती है, और उसे कहा जाता है कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अंग्रेजी में। तो बीएसी की बैठक आज थी, और बीएसी की बैठक में मौजूद थे धनखड़ साहब, और बीएसी की बैठक जब ख़त्म हुई और हम लोग कवर कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये कहना था, जब लोग बाहर आए उस बैठक से, कि दरअसल उन्होंने कल लंच पर बुलाया है और तमाम लोगों को जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं, और कुछ एक बैठक जो है वो कल भी होगी जी। अब ये जो बात है, देखिए 2 बैठकें आज हुई बीएससी की, चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी कि कब चर्चा को शेड्यूल किया जाए ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शेड्यूल कब की जाए, ये शेड्यूल बन नहीं पा रहा था। तो बैठक एक बार 1 बजे के आसपास हुई, उस बैठक को अधूरा छोड़ा गया कि चलिए फिर से मिलते हैं हम दोबारा से। फिर ये सारी बैठकें किसकी अध्यक्षता में हो रही हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब की अध्यक्षता में हो रही हैं। तो पहला 1 बजे बैठक, उसमें चीज़ें तय नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा के लिए सरकार तैयार है, वो बार बार कह रही थी। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नहीं, चर्चा तभी होनी चाहिए जब प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों। तो समझिए ये शायद ऐसी बात थी जिसको कि लेकर के बहुत सहमति नहीं बनी। फिर 4 बजे बैठक हुई। 4 बजे ये बैठक जो है, ये बात तय कर गई कि 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा तय हुई है, लेकिन इस कमेटी में जिसकी बात मैं कर रहा हूं 9 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन कब होगी ये तय नहीं हो पाया, कब होगी ये चर्चा ये तय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री परसों से बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्रा जा रहे हैं, लौटेंगे वो 27 को, 26 तक तो बाहर ही हैं। तो उसके बाद होगी, उसके पहले होगी, उस दौरान होगी, ये नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कि कल एक और बैठक होगी, क्योंकि एक सदस्य कह रहे थे कि वी बीन इनवाइटेड टुमारो। तो कल भी एक बैठक होनी थी कार्य मंत्रणा समिति की, और हल्के फुल्के अंदाज में कल लंच की बात भी उन्होंने की। वाइस प्रेसिडेंट साहब धनखड़ साहब ने कि कल लंच भी करेंगे। तो अब आप ये बताएं हमें कि ये सारी बातें जो मैंने आपको ब्यूरो के तौर पर आपके सामने रखी हैं, इसके बाद अचानक से थोड़ी देर पहले इस जानकारी का सामने आना, क्योंकि दिन भर मैं 10 बजे उनकी गाड़ी को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने देखा है वो पूरा काफिला वाइस प्रेसिडेंट का जो आता है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर लग जाता है, वो मैंने देखा उनको कार्य करते हुए, चूँकि मैं राज्यसभा कवर भी करता हूँ, मैंने देखा। और उसके बाद 4 बजे की बैठक, और उसके बाद उनके द्वारा ये इनफॉर्मली लंच की बात किया, यानी कि कल की तैयारी थी उनकी, कल का कार्यक्रम उनके दिमाग में था।
तो फिर उन्होंने आज कैसे इस्तीफा दे दिया अचानक से? होने को तो कुछ हो सकता है। हाँ, एक और बात आपको मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो जो बैठक कार्यमंत्रणा समिति वाली 4 बजे हुई थी, उस बैठक में नड्डा साहब नहीं थे और संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं थे। तो ये थोड़ा सा अजीब था कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में वो ना हो। लेकिन चलिए ठीक है, वो हो सकता है बाद में आ गए हो, शुरुआत में ना हो, कुछ इस तरह की बातें, या फिर पूरी जानकारी हमारी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि बैठकें तो अंदर होती हैं, बाद में आ भी सकते हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली वो यही थी। तो क्या कुछ पकने लग गया था, क्या कुछ हो रहा था जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है, उनके पास तो कल का एजेंडा था। अब उसके बाद बमुश्किल कितने घंटे बीते होंगे? 6 घंटे बीते होंगे। 6 घंटों में क्या हो गया? और ये बात ये समझना ज़रा मुश्किल है। आप मुझसे शायद कल बात करेंगे, इस वक्त तो मैं बताने की स्थिति में रहूंगा। अभी फिलहाल तब तक बहुत सारे सवालों के जवाब शायद सामने आ जाए, उम्मीद यही है। लेकिन 2 और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं और राजकिशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। चौहान साहब, उम्मीद नहीं थी, हैरानी भी बहुत हुई है, क्या इस तरह से कुछ हो सकता है? शायद मुझे लगता है देश में ये पहला एग्जाम्पल ऐसा सामने आया है जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अचानक से इस्तीफा देकर चौंका दिया हो, और वजह स्वास्थ्य कारणों का हवाला उसमें दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा तो नहीं हुआ है और ये वाकई बड़ी एकदम, जिस तरह संजीव भाई ने भी बताया और हम लोग भी जिस तरह से देख रहे थे, उपराष्ट्रपति बहुत एक्टिव थे और लगातार आज जो चेयर पर बैठे थे तो कहीं उनका स्वास्थ्य खराब हो ऐसा तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत एक्टिवली वो काम कर रहे थे। और ये इसके अलावा जो उनके पास जो राज्यसभा सचिवालय की जिम्मेदारियां हैं, संसद टीवी भी उनके मातहत काम करता है, वहां के लोगों से भी जो हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने एक पूरा खाका तैयार किया था कि इस बरस में उनको क्या क्या करना है। वहां पर जो संसद टीवी है उसके कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हम लोग 2-3 महीने में ये मांगे सुलझा लेंगे। तो उनकी तरफ से जिस तरह से संकेत दिए गए थे कि वो इस पद पर बने रहने वाले हैं और इस तरह का रेजिग्नेशन का उनका कोई मन था या कोई उनको जरूरत थी या कोई उनके ऊपर दबाव था, ऐसा कभी उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया। लेकिन ये बात सही है कि जो जिस तरह की सरकार है या जिस तरह का काम इस सरकार में गुप्त तरीके से होता है वैसे ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो है कि पहला दिन था संसद के सत्र का, मॉनसून सेशन का पहला दिन, और वो दिन बिल्कुल ठीक ठाक चला गया और उसके बाद रिजाइन करना ये वाकई कहीं ना कहीं सबको असमंजस में डालता है। ये हैरानगी तो करने वाली बात है और खासतौर पर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनके ऊपर लगातार पहले दिन से ये आरोप लगते रहे कि वो सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, सरकार जो जिस तरह से उनसे काम करवा रही है वैसे काम कर रहे हैं। शौर्य साहब प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्याण बैनर्जी जी, ये बताएं जरा, उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा, पश्चिम बंगाल के तो राज्यपाल भी रहे, वहीं से उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे, क्या ये फैसला हैरान करता है आपको? देखिए, हम उनको रेजिग्नेशन लेटर जो है वो हम पढ़ा है, उसमें उन्होंने हेल्थ ग्राउंड दिया है, हेल्थ इज नॉट वेल, और हम लोग भी जानते हैं कि उन्होंने इसका पहले हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। तो उन्होंने जो अब लिखा है तो उसको तो हम असत्य है ये तो नहीं बोलने सकता है। दैट मस्ट बी करेक्ट एंड ट्रूथ, एंड इफ ही इज अनवेल, if he has said that he is unwell and he will resign, then it's a good thing for him. Is a one of the good quality. So I can't take it in an other way. हम तो नहीं लेने सकेगा। तो हम उनको पहचानता है, उन्होंने जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ, जब गवर्नर नहीं हुआ, उससे पहले से हम उनको जानते हैं, सीनियर एडवोकेट था, अच्छा रिलेशनशिप था। उन्होंने झूठ बात बोलेंगे ये हमको मालूम नहीं है, हम नहीं सोचता है जो उन्होंने झूठ बात बोलेंगे। एक ही बात है, उनको वो वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे, उनको असुस्थ है तो उनको सुस्त रहना चाहिए। यही तो ईश्वर का पास मेरा प्रेयर होंगे। जैसा आप बता रहे हैं और जैसा कि सबको पता भी है कि आपके तो बड़े अच्छे और पुराने ताल्लुकात उनसे रहे हैं, कभी विवाद भी जुड़ा रहा, कभी कुछ और अच्छी तस्वीरें भी सामने आई। क्या आज मुलाकात हुई थी आपसे, कुछ बात हुई थी क्या? आज क्या कैसे बात हुआ, बात होंगे मेरे साथ तो कभी बात नहीं हुआ। उनको वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद उसका वो इंसिडेंट का बाद हमारे साथ भेंट नहीं हुआ, बात हुआ था वो टेलीफोन से, वो तो छोड़ दीजिए।
लेकिन हम पॉलिटिक्स में सब चलता फिरता रहता है, क्या कोई इसको अगेंस्ट में बोलेगा, क्या इसको फेवर में बोलेगा, वो तो अलग बात है, वो तो पॉलिटिक्स का रीजन है। लेकिन कोई आदमी बोलेंगे, उनका रैंक जो है वाइस प्रेसिडेंट का, उन्होंने बोलेंगे कि शारीरिक से उनमें सुस्त नहीं है, तो हम इसको कैसे हम गलत समझा लेंगे। पॉलिटिक्स में होता है, चेयरमैन होंगे, स्पीकर होंगे, उन लोग का टफ सिचुएशन होता है, ऑपोजिशन का हैंडल करना पड़ता है, वो तो अलग बात है, अलग इशू है ऑल टुगेदर। तो शारीरिक सुस्तता नहीं है तो उसको तो हम हाउ कैन आई डिनाई इट। ओके, सब कुछ सामान्य लग रहा है आपको उनके इस्तीफे में? ऐसे कुछ ना आपको हैरान कर रहा है ना कोई आपके मन में सवाल है? नहीं, उन्होंने जो बोला हम क्यों उनको अविश्वास करेंगे? हम अब क्यों एक पूछ रहे हैं, बार बार क्यों पूछ रहे हैं, हम क्यों अविश्वास करेंगे उनको? उन्होंने एक बात लिखा है कि ही इज अनवेल, व्हाई शुड वी टेक इट दैट ही इज नॉट अनवेल? ठीक, ये तो घंटा का नहीं, 2-3 घंटा हुआ, अभी तक तो हम कुछ नहीं सुना, अलग कुछ तो हम नहीं सुना है। अलग कुछ सुनेगा, कुछ देखेंगे, तब आई कांट से एनीथिंग डिफरेंट, बट टुडे एट दिस मोमेंट आई कांट से एनीथिंग डिफरेंट। जी बहुत शुक्रिया कल्याण बैनर्जी, हमारे साथ जुड़े थे टीएमसी के सांसद। शौरान साहब प्लीज आप कंप्लीट करें अपनी बात, और कल्याण बनर्जी को उम्मीद है आपने भी सुना होगा, उनकी आवाज आप तक पहुंची हो, तो आप अगर इस पर भी कुछ एड ऑन करना चाहें तो प्लीज आप बोल सकते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ का जो पिछले 3 साल लगभग 10 अगस्त को पूरे हो जाएंगे उनके 3 साल का उनका जो अभी तक का टर्म रहा है वो विवादों से तो भरा रहा। लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी के पक्ष कर रहे हैं, और संसद की जो राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें उनका जो संचालन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को दबाने वाला है। और ये बात अलग अलग प्लेटफॉर्म से, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कही या फिर दूसरे जो सदस्य हैं विपक्षी पार्टियों के, उन्होंने भी ये बात कही। लेकिन इन सब के बावजूद जो उनका अपना तरीका था वो उस तरीके से लगातार काम कर रहे थे। अभी पिछले दिनों 4-5 महीने पहले उनको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ आई थी, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में, एम्स में भर्ती करवाया गया था, और उसके बाद उनका हार्ट से जुड़ा एक ऑपरेशन हुआ था। हालांकि बाईपास सर्जरी वो नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मीडिया में पब्लिकली नहीं दी गई कि उनको क्या तकलीफ आई थी और उनका क्या ऑपरेशन हुआ था, ना उसका हेल्थ बुलेटिन कोई जारी किया गया था। तो वो भी कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है कि आखिर संवैधानिक पद पर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया एम्स ने तो उस वक्त। लेकिन हालांकि मीडिया की नजर से शायद ये बात बची होगी या किन्हीं कारणों के वजह से मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये बड़ी बात थी कि 4-5 दिन तक या बल्कि 1 हफ्ते से ज्यादा वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और उसके बाद जब वो आए थे तो बहुत वीक दिख रहे थे, बड़े फ्रेल दिख रहे थे, और चेयर पर भी जब वो बैठते थे तो उनकी आवाज उतनी मजबूती से नहीं आ रही थी। जो उनका स्वास्थ्य था वो खराब स्वास्थ्य की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया था, और रिकवरी करने के बाद ये लग रहा था कि अब वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन अब एकदम ये इस्तीफा तो दे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य से ज्यादा राजनीतिक कारणों की तरफ इशारा कर रहा है। और राजनीतिक कारण इसलिए समझ आने बड़े मुश्किल हैं क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो तो सत्ता पक्ष के साथ खड़े होने के लगे थे। ऐसे में उनसे इस्तीफा क्या ले लिया गया है या उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया गया है, ये तो मुझे लगता है समय जब निकलेगा तभी थोड़ी सी धुंध छटेगी। फिलहाल तो इस पर धुंध बनी रहेगी। अभी बहुत कोहरा छाया हुआ है, मौसम भी खराब चल रहा है दिल्ली का। राजकिशोर तिवारी जी, राशिद अलवी से हमने बात की थी, वो कह रहे थे कि बहुत दबाव उनके ऊपर होगा ऐसा लगता है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं मैं पर्सनली दुखी हूं, उनके इस्तीफे से कल मुलाकात होगी तो उनके हाल लूंगा। कल्याण बनर्जी का रिएक्शन आपने सुनी लिया, वो इस मामले को बिल्कुल कुछ इस पर बोलने को तैयार नहीं। अब आपको क्या लगता है, अचानक से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला तो दिया गया, लेकिन मॉनसून सेशन आज ही शुरू हुआ और शाम को उनके इस्तीफे की खबर आ गई। देखिए, कुल मिलाकर जो अब बाकी सब सांसद उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं और जो दुखी हैं या सरप्राइज होना तो समझ में आता है, लेकिन दुखी शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कुछ और ही बात करते थे जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठते थे। लेकिन अभी चर्चा उसके लिए, चर्चा इस बात की कि आखिर ठीक है। राजकिशोर जी, कुछ टेक्निकल इश्यू, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। कुमार गौरव,
कुछ अपडेट्स अगर आपके पास आई हो, सवाल तो मेरा पहुंच ही गया होगा आपके पास भी। लगातार जिस तरह की अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब धीरे धीरे और कल तक बहुत कुछ साफ होगा। अचानक से लेकिन जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर लोग हैरान हैं, कुछ शॉक्ड हैं, कुछ सरप्राइज हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस्तीफा हुआ है उसको लेकर लोग शॉक्ड होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज दोपहर या शाम तक जब तक वो सदन में रहे हैं तब तक बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं और तमाम सदन को ठीक ढंग से संचालित करते हुए नजर आ रहे थे। और आज शाम में एक बैठक जो 4 साढ़े 4 के आसपास होने वाली थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें वो बैठक आज नहीं हुई और ये हुआ कि अगले दिन ये बैठक होगी। हालांकि उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि ये बैठक क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो इस हफ्ते में पूरे कामकाज होने हैं राज्यसभा में, लोकसभा की बैठक दिन में हुई थी और राज्यसभा में जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी वो शाम में होनी थी। 4 बजे 4 साढ़े 4 का वक्त था। उस वक्त ये देखा जा रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है संसद भवन में, उसमें टॉप लीडरशिप की बैठक चल रही है। उसके बाद वहां से निकलकर तमाम जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो राजनाथ सिंह का, जो संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दफ्तर है उसमें बैठ गए। वहां पे जेपी नड्डा भी थे, निर्मला सीतारमन भी थी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और तमाम राज्यसभा के सांसदों को बुलाकर उनसे जस्टिस वर्मा के मामले में जो महाभियोग लाना है उस पेपर्स पे हस्ताक्षर लिए जा रहे थे। गहमा गहमी थी। इस बीच बीएससी की बैठक आज नहीं हुई, वो बैठक कल किए जाने की बात हुई। उस समय तक इस तरह का कोई अंदाजा नहीं था और उसके बाद रात को इस तरह का पत्र आना कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, सबको धन्यवाद भी किया है, लेकिन इस्तीफा देने के भी लगभग घंटा भर का वक्त बीत गया है। अभी तक किसी टॉप लीडरशिप की तरफ से, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं लेकिन टॉप लीडरशिप की तरफ से इस पे ना कोई ट्वीट आया है ना कोई बयान आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बातें तमाम टॉप लीडरशिप जो बीजेपी की है, एनडीए की है, उनको मालूम है और कुछ न कुछ शाम में ऐसा हुआ। हालांकि स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ समय पहले जगदीप धनखड़ बीमार हुए थे और हार्ट संबंधित समस्या थी, उनको बहुत ही खराब हालात में एम्स में एडमिट कराया गया था। उसके बाद उन्होंने वापस सदन आकर जब ठीक हुए तो राज्यसभा का कामकाज संभाल लिया था और लगातार आपने एक्टिवनेस उनकी देखी है। तो 2 मुख्य वजह है। पहला, स्वास्थ्य कारण, चलिए ये वैलिड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया, हो सकता है कि उनकी इच्छा हो कि ठीक है मानसून सत्र के पहले दिन एक दिन काम करने के बाद मैं इस्तीफा दूं, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, अगर कुछ वजह स्वास्थ्य के इतर है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कुछ राजनीतिक वजह हो सकती है कई बार, और उसकी वजह क्या हो सकती है उसमें अगर आप अंदाजे पे जाएंगे तो पिछले जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं उस आधार पे ही आपको देखना होगा। कई बार मंच पे ही, कई राज्य के कार्यक्रमों में ही, कृषि से जुड़ा हुआ मामला हो या कोई भी मामला हो, मंच पे ही कई बार उन्होंने मंत्री को कटघरे पे खड़ा किया है। तो ये तमाम चीजें हो सकते हैं। या जस्टिस वर्मा को लेकर जो लगातार अभी चल रहा था मामला और उसमें लोकसभा में 145 सांसदों का समर्थन पत्र, यानी कि उनके खिलाफ जो महाभियोग लाना है उसमें एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों का हस्ताक्षर दे दिया गया था आज लोकसभा अध्यक्ष को। और उसके बाद इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी कि राज्यसभा के चेयरमैन को भी तमाम दस्तखत करवा कर दे दिए जाएं। लेकिन शाम में जिस तरह से एक्सरसाइज चल रही थी सत्ता पक्ष के गलियारे में, जो संसद का एक हिस्सा है जिसको सत्ता पक्ष का गलियारा कहते हैं, वहां पे तो वहां एक्टिविटी बहुत तेज थी, लेकिन ये अंदाजा उस वक्त भी नहीं था। तो वजह क्या है? स्वास्थ्य कारण है, तो चलिए ये एक वैलिड हो सकता है क्योंकि कुछ समय पहले उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी रही है, जिस तरह की बोल्डनेस के साथ जगदीप धनखड़ बात करते थे और सीधा राजनीतिक निर्वासन की जिंदगी में जब वो थे उसके बाद सीधा बंगाल के गवर्नर बना दिए गए। वहां राज्य सरकार से हमेशा तनाव रहा, हमेशा आरोप लगता रहा कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं, केंद्र के भाजपा अध्यक्ष के तौर पे पश्चिम बंगाल में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जब केंद्र में आए, यहाँ उपराष्ट्रपति बनाए गए, उसके बाद टफ रोल वो प्ले करते थे और कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि सदन में वो एक हेडमास्टर की भूमिका में है। कई बार विपक्ष के सांसद उन पे आरोप भी लगाते थे। सत्ता पक्ष को भी कई बार उन्होंने, ऐसा हुआ है कि कटघरे में खड़ा किया है, सदन के अंदर नहीं तो बाहर जरूर किसी न किसी सार्वजनिक मंचों पे। और बयानों की अगर बात की जाए तो उनके बयान पिछले 2-4 दिनों से आपने देखा होगा, संविधान को लेकर बयान हो या तमाम जो चीजें हैं। तो अगर राजनीतिक वजह है तो उनके पीछे उनका जो बोल्ड बयानबाजी, जो कि शायद हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक प्रोटोकॉल का विषय है। तो राजनीतिक समस्या अगर है तो फिर इसके पीछे की और सारी कहानियां आएंगी। स्वास्थ्य कारण है तो फिर ये मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इंतजार है
कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से, सरकार की टॉप लीडरशिप की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है उनके इस्तीफा के ऊपर। बिल्कुल, और उस पर आप नजरें बनाए रखिएगा कुमार, अपडेट हम उस पर भी लेते रहेंगे। राजकिशोर जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। राजकिशोर जी प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें, चूंकि एक अपडेट आ गया है। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया से, वो कह रहे हैं कि खेल तो बहुत ही गहरा है और बहुत बड़ा गेम है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, वो ऐसा कहते भी, गालिब का बड़ा अच्छा शेर है। तो प्लीज आप कंक्लूड करें जरा इसे कि राजनीति में मुमकिन तो बहुत कुछ है और सवाल बहुत सारे छोड़ गए एक इस्तीफे के साथ। नहीं, देखिए, मैंने जैसा शुरुआत की थी, मैंने यही कहा था आपसे कि अब वैसे तो उनके खिलाफ विपक्ष इम्पीचमेंट भी लाने वाला था, जो लगातार उनके ऊपर बात चल रही थी। तो अगर दबाव की बात की जाए तो दबाव क्या वो होगा? मुझे लगता नहीं कि इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर शीर्ष नेतृत्व का उनके साथ में साथ है तो जाहिर तौर पर वो करने वाले नहीं थे, और वो बिल्कुल खुलकर अपनी पसंदगी या जो कहें कि जो अपना पक्ष वो दिखाते रहे। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा जो लंबे समय से चल रही थी, क्या नीतीश कुमार बिहार के अगले बार चेहरा होंगे? अब सवाल यह है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो नीतीश जी की सेहत, भगवान उनको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, उनको भी अच्छा रखे, लेकिन क्या वो इस समय मतलब उनके साथ में आती है? क्योंकि ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर उनकी तबीयत अब से कुछ समय पहले खराब हुई थी तो ये उनको पता था, तो यहाँ सत्र तक वो आते नहीं। और सत्र में जैसा अभी संजीव बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि वो लगातार आगे की तैयारी कर रहे थे, लगातार वो बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसके पीछे बात है। पप्पू यादव अगर यहाँ पर आए हैं तो पप्पू यादव तो जाहिर तौर पर वो बिहार की बात करते हैं और बिहार की तरफ भी इशारा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। परंतु सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार को अगर वो लेकर आते हैं यहाँ पर, तो क्या उससे बिहार के चुनाव में उनको कोई फायदा होगा? और दूसरा, नीतीश भी क्या राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वहां पर इस तरीके से बैठ पाएंगे? तो इसका एक तरीका, मैं जब अभी बात कर रहा था लोगों से तो उनका इसका भी तरीका है, पैनल बना दिया गया और थोड़ी देर बैठे, उसके बाद लोग काम चलते हैं। वैसे भी देखिए, मौजूदा सरकार में एडहॉकिज्म पे काम बहुत अच्छे से हो लेता है, तदर्थवाद पे काम अच्छे से वो कर लेते हैं, तमाम नियुक्तियां जो है वो पीछे रह जाती हैं और राजनीतिक जो उद्देश्य होते हैं वो कई बार वो आगे साधे जाते हैं। परंतु अभी देखिए, कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा मुझे लगता है मकसूद खान साहब वेट करना पड़ेगा कि हमें क्या है। अब बाकी ये जो खेल कह रहे हैं बहुत गहरा है, इतनी आसानी से तो इस्तीफा नहीं हुआ, ये बात सब जानते हैं। तो पप्पू यादव जी ने कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी है, बस सांसद है, अच्छा बोल लेते हैं, बड़ा बोलते हैं, तो इतनी बात उन्होंने की है। जी जी। तो खेल का लगातार जिक्र हो रहा है, तो क्या शीतल सर खेल की शुरुआत हो चुकी है इस पहले रेजिग्नेशन के साथ? क्योंकि आगे बहुत कुछ होने जा रहा है, चुनाव के लिहाज से देखें, राजनीतिक लिहाज से देखें, फैसलों के लिहाज से देखें, अगस्त का महीना भी आने वाला है। सरकार तो बड़े फैसले के लिए जानी जाती है, अगस्त के महीने में कुछ 2-4 फैसले ऐसे रहे भी इस सरकार के, और मॉनसून सेशन से पहले इस तरह के इंडिकेशंस भी आ रहे थे। अब सूत्र कहें या क्या कहें उन्हें कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या इसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, दो तरह से इसको स्पेकुलेट किया जा सकता है और वो हो रहा है सोशल मीडिया पर इस समय। ज्यादातर वही हो रहा है जिसको राजकिशोर जी ने इशारा किया कि बिहार और बंगाल में चुनाव, तो क्या नई भूमिका में इनका रिप्लेसमेंट जो भी आएगा, अगर ये लाया जाएगा जो भी, या ऐसी बात रही होगी कि लाना है और इनको सूचना दे दी गई होगी, तो वो वहां से आ सकता है, ऐसा हो सकता है। ये ऐसा बीजेपी करती रही है चुनाव में, अभी जो नेतृत्व है चुनाव में अपनी हर तरह की सामर्थ्य का वो इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक चीज हो सकती है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन ही है। अभी बहुत सारे कोनों से बहुत तरह से आ रहा है और अपने अपने उसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। इम्पीचमेंट वाली बात का भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये सही है कि उन पर इन चीजों का उस तरह से असर होता हमने देखा नहीं था। जब उन्होंने एक बार लगभग सभी विपक्षी लोगों को निलंबित कर दिया था अपने समय में, सब बाहर बैठे थे, 1-2 स्त्री सांसदों को छोड़कर या एक आध बुजुर्गों को छोड़कर, तो वो ऐसे फैसले तो लेते रहे थे जिसमें अप्रिय, उनको विपक्ष के तौर की निगाह में वो बिल्कुल अप्रिय थे, और इसलिए ये बात भी उतनी जमती नहीं है। कुल मिलाजुला के चीजें बहुत सही कोई दिशा नहीं दे पा रही। और जैसा पिछली बार मैंने कहा कि इस बीच इधर 6-8 महीने में या 1-1.5 साल में बीजेपी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे बहुत कुछ शंकाएं होती हैं। अध्यक्ष पद वाला मामला ही है, इतने दिनों तक ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया के
सबसे बड़े एनजीओ द्वारा संचालित और नियंत्रित, और वो अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है, तो उत्तर प्रदेश के मसले तय नहीं कर पा रही है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके बारे में मतलब उसकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, लेकिन वो चीजें हो रही हैं। दूसरे, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में गडकरी साहब का जो लगातार एक आप कह सकते हैं कि बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कह दी हैं जो मूल धारा से एकदम हटके हैं, यानी लगभग जैसा कुछ थरूर कह रहे हैं कांग्रेस की ओर से, वैसा ही कुछ गडकरी साहब कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री रहते हुए। वो डिस्पैरिटी पे उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार अपनी पीठ ठोक रही है और वो बोल रहे हैं जो मतलब ऑक्सफैम की रिपोर्ट बोल रही है कि ये डिस्पैरिटी ऐतिहासिक हो गई है, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है कुछ तो शंका पैदा करती है, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट अंदर अंदर हो रहा है, कुछ सचमुच में फेरबदल होने वाला है या ये किसी उलटफेर की शुरुआत है, ये सब अटकलें ही लगाई जा सकती है। कोई कॉन्क्रीट आंसर किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। हाँ, लेकिन अटकलें ये अब लगती रहेंगी जब तक कुछ ठोस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सामने नजर ना आ जाए, तब तक का इंतजार तो सभी को करना होगा। लेकिन चौहान साहब, एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का अचानक से इस्तीफा हो जाना, सत्ता और संगठन, क्योंकि राजनीति से आप इसको अलग करके देख भी नहीं सकते, आप कितना ही चाहें कि आप इसे राजनीति से अलग करके देखें, लेकिन घूम फिर कर आप वहीं पर आकर फिर खड़े हो जाएंगे, खुद को वहीं पाएंगे। तो ये जो बैलेंस की बात हो रही है या बदलाव परिवर्तन की बात हो रही है, क्या ये उसकी एक पहली कड़ी है? प्लीज रिस्पॉन्ड। और ये कयास भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि भाई 75 वर्ष की बात जो मोहन भागवत ने की थी, हालांकि जगदीप धनखड़ तो अभी 75 के हुए नहीं थे, तो ये उस कड़ी में क्या पहला इस्तीफा है और इसके बाद 1-2 इस्तीफे और होने की संभावना है? ये तमाम सवाल तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन इम्पीचमेंट वाली बात पर यह है कि उनके खिलाफ जो मोशन आया था वो मोशन गिर गया था, मतलब वो मोशन में टेक्निकल फॉल्ट के चलते उस मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो वो खतरा फिलहाल उनके ऊपर से टल गया था। लेकिन बावजूद उसके ये तो बात तय है कि विपक्ष के तो चहेते वो नहीं थे। विपक्ष तो जो जिस तरह की बातें करती थी वो बहुत ज्यादा कटुता से भरी हुई थी, और ये पॉलिटिक्स में खैर चलता है इस तरह की बातें एक दूसरे के बारे में, लेकिन वो ये बात जरूर कहते थे कि इतना ज्यादा पक्षपाती सभापति जो है वो इसके पहले कोई नहीं आया है। इस तरह की बातें हम लोगों ने विपक्ष के मुंह से एक नहीं कई बार सुनी है। संजीव भाई रोज पार्लियामेंट मिलते हैं तो ये हम लोग हमेशा सुनते हैं, और चाहे ऑन द रिकॉर्ड हो चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो। और लेकिन एक बात है कि जो जगदीप धनखड़ काम कर रहे थे, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को उनसे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जितना भी उन्होंने चाहे एग्जीक्यूटिव मसलों को लेकर बात की हो, जब उन्होंने बोला कि सीबीआई डायरेक्टर की बात उन्होंने की कि सीबीआई डायरेक्टर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है उनकी नियुक्ति में, ये बात सरकार की तरफ से बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर ये बात बोली, एक नहीं कई बार बोली है। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का जो हालिया अभी उनके ऊपर इम्पीचमेंट का ट्रायल होने की संभावना है, उसके ऊपर भी वो सदन में जिस तरह की बातें उन्होंने बोली थी, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि भाई जगदीप धनखड़ जो है वो जुडिशरी में यानी जुडिशरी के साथ उनका सीधा संवाद बहुत कुछ पिछले दिनों हुआ है, और आज शाम के वक्त में अचानक से इस्तीफे की खबर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन तमाम लोग बने हुए इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।